अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। उसमें हम लोग का लेक्चर नंबर 1 हो गया था। बराए मेहरबानी अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी पहले वो जाके देखिए और फिर ये देखिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप आधा चैप्टर सुन रहे हैं, आधा चैप्टर नहीं सुन रहे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं द लैंड रूट्स की। अब इसमें सुएज़ कनाल की बात है, तो सुएज़ कनाल का मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर 1 में बताया था। नाउ यू नो हाउ द सुएज़ कनाल प्लेज अ की रोल इन द ट्रेड रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग को अगर याद हो तो सुएज़ कनाल कैसे बना था? सी के ज़रिए बना था, यानी समंदर, ठीक है। बट नॉट ऑल जर्नीज़ आर मेड बाय सी, लेकिन हर जर्नीज यानी हर रास्ते जो है वो सी पे नहीं बन सकते। इवन इन दिस एज ऑफ एयर ट्रैवल लैंड रूट्स आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। इवन के अगर हम लोग ने बाय एयर जाने का भी मतलब कर लिया है इंतज़ाम, प्लेन्स हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन स्टिल जो बाय रोड जाने वाले रास्ते होते हैं वो भी बहुत अहमियत रखते हैं। उनकी अहमियत वहीं की वहीं है, उनकी अहमियत ख़त्म नहीं हुई। द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, जो यूरोप की कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उनको लैंड की ज़रूरत होती है। नीड द लैंड रूट्स ऑफ टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन ऑर्डर टू रीच इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि जब यूरोप की कुछ कंट्रीज़ को ज़रूरत पड़ती है इंडिया जाने के लिए या फिर दूसरी कंट्रीज जाने के लिए एशिया की, तो वो किसका रास्ता लेते हैं? या तो टर्की का, या फिर ईरान का, या अफगानिस्तान का, या पाकिस्तान का, ठीक है। दीज एंड अदर लैंड रूट्स मेक द मुस्लिम वर्ल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर अदर कंट्रीज़। और ये जो लैंड रूट्स हैं ये क्या बनाते हैं? इम्पोर्टेंस क्रिएट करते हैं ना, यानी अहमियत देते हैं दूसरे ममालिक को कि ज़ाहिर है अगर आप किसी के काम आ रहे हो, अगर मुस्लिम वर्ल्ड काम आ रही है किसी के, तो ऑब्वियसली वो अहमियत तो पता करेगी ना, वरना वो क्या करेंगे? उनके तो पैसे और लगेंगे किसी और रास्ते से जाने से, या तो वो जा ही नहीं सकते, ठीक है। साउथ एशिया, अगर आप लोग ने आप लोग को याद हो लास्ट ईयर हम लोग ने साउथ एशिया के बारे में पढ़ा था, साउथ एशिया की कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल और इंडिया ये सब थे। तो आप लोग को कुछ याद है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साउथ ईस्ट एशिया। लुक एट द मैप ऑन पेज 20। पेज 20 पे एक मैप है एंड ट्राई टू लोकेट दीज कंट्रीज़: म्यांमार, बर्मा, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei and Philippines. These are called of Southeast Asia. Of these, Malaysia, Indonesia and Brunei are Islamic countries. अच्छा, आप लोग अगर बुक खोलें तो पेज 20 पे एक मैप बना हुआ है, ठीक है। उसमें ये सारी कंट्रीज़ दिखाई हैं कि म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, फ़िलीपींस भी है, ये सब है, ठीक है। तो उन्होंने बताया है इन कंट्रीज़ में इस्लामिक कंट्रीज़ कौन सी हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनाई है, ठीक है। दिस रीजन comprises of several large and small islands. Of these, बोर्नियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये जो रीजन्स हैं इनको हम रीजन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो हिस्से हैं, जो खत्ते हैं, ये क्या हैं? इनके अंदर क्या है? लार्ज और स्मॉल आइसलैंड भी हैं, ठीक है, आइलैंड भी हैं। ऑफ दीज, अच्छा, बोर्नियो जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। इट इज़ वन, क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा आइलैंड है एंड इज़ डिवाइडेड बिटवीन 3 मुस्लिम कंट्रीज़, और ये 3 मुस्लिम कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। मोस्ट ऑफ बोर्नियो इज़ ऑक्यूपाइड बाय इंडोनेशिया। अच्छा, बोर्नियो जो है वो इंडोनेशिया में ज़्यादा है, ठीक है, यानी इंडोनेशिया के पास बोर्नियो जो इलाका है, सिटी है, वो इंडोनेशिया के पास है। बट अ बिग पार्ट इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय मलेशिया। लेकिन अच्छा, बोर्नियो बेसिकली आइलैंड है, ठीक है, तो ये जो उसका बिग पार्ट है ये मलेशिया के पास भी है। अ स्मॉलर बट रिच एरिया ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ब्रुनाई दरअसलम। अच्छा, ब्रुनाई दरअसलम का आपने नाम सुना नहीं होगा, बट ये कंट्री एग्जिस्ट करती है, यानी ये कंट्री है और ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। क्यों? क्योंकि इसके पास आइलैंड है। इंडिपेंडेंट यानी इसके पास आज़ादी है, ठीक है। मलेशिया इज़ मेड अप ऑफ 2 parts separated by the South China Sea and extends for hundreds of kilometer. मलेशिया जो है वो 2 पार्ट्स में तकसीम है, ठीक है। एक साउथ चाइना और
अच्छा, साउथ चाइना से 2 पार्ट में तकसीम है, जो एक्सटेंड होता है यानी जो बढ़ता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, यानी एक लंबा तवील जाता है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक। द वेस्टर्न पार्ट मालिया, अच्छा ज़ाहिर है ईस्ट और वेस्ट होता है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है उसको क्या कहते हैं, मालिया इज़ एक्चुअली द मेले पेनिनसुला, कोलालमपुर द कैपिटल ऑफ मलेशिया। आप लोगों ने सुना होगा कोलालमपुर जो है वो मलेशिया का कैपिटल है। जिस तरह यहाँ पे कौन सा कैपिटल है, इस्लामाबाद, तो वहाँ पे कौन सा है, कोलालमपुर। इज सिचुएटेड हेयर, द ईस्टर्न पार्ट लाइज ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो एंड कंसिस्ट ऑफ सरावक एंड सावा। अच्छा, बोर्नियो जो ईस्टर्न पार्ट है वो बोर्नियो में है, जिसका अभी हमने पढ़ा आइलैंड, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ सरावक एंड सावा। मलेशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड। अच्छा, पाम ऑयल आप लोग ने सुना होगा, पाम ऑयल सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, मलेशिया से। एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स टिन, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, नेचुरल ऑयल, रबर एंड पाइनएप्पल। द इरेजर यू हैव इन योर पेंसिल बॉक्स राइट नाउ मे यू हैव कम फ्रॉम मलेशिया। अच्छा, अगर आप लोग को पता हो कि ये सिर्फ पाम ऑयल ही नहीं बनाता, पाम ऑयल ही प्रोड्यूस नहीं करता, उसके अलावा नेचुरल गैस ही प्रोड्यूस करता है, नेचुरल ऑयल भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, ठीक है, रबड़ भी और पाइनएप्पल भी। तो ये कह रहे हैं कि जो आपके बॉक्स में जो इरेज़र रखा होगा ना, अगर आप लोग देखें तो वो कहाँ से बन के आया है, वो मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो मलेशिया से ही बन गया, अगर आप लोग के पास अच्छा इरेज़र है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ मलेशिया इज अप्रॉक्सीमेटली 28 मिलियन की पॉपुलेशन है, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ विच इज़ मुस्लिम, और उससे आधी कितनी मतलब कौन सी कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, मुस्लिम, ठीक है, इस्लाम रिलीजन है और मुसलमान है वहाँ पे ज़्यादातर। अदर रिलीजन्स इंक्लूड बुद्धिज़्म, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी एंड वेरियस ट्रेडिशनल बिलीव्स। जिस तरह यहाँ पे बुद्धिज़्म, हिंदू वगैरह पाए जाते हैं, उसी तरह वहाँ पे भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा मिकदार में, ठीक है। Malaysia became a federation of 13 states on September 16, 1963. At that time, Singapore was a part of Malaysia but separated 2 years later. अगर आप लोग को पता हो तो 1963 16 सितंबर 1963 सिंगापुर पार्ट था, हिस्सा था मलेशिया का। अगर आप लोग को पता हो, सिंगापुर मलेशिया का पार्ट था बट सेपरेटेड 2 years later, लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ, सेपरेट हो गया, ठीक है। अच्छा, मलेशिया बिकम अ फेडरेशन ऑफ 13 स्टेट्स, यानी उसके अथॉरिटी में 13 स्टेट्स एंड 13 मुल्क आते थे, ठीक है। अ किंग रूल्स इट अंडर अ मॉडर्न, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, अ किंग रूल्स it under a modern constitution. This kind of government is called a constitutional monarchy. Bahasa Malaysia is official language. अच्छा, अगर आप लोग को पता हो तो मोनार्की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे पहले ज़माने में ये होता था कि मोनार्की क्या होती थी, मोनार्की का मतलब क्या है, बादशाह और किंग या फिर क्वीन, इनकी हुकूमत है, और अब वो जो भी मतलब हुक्म करेंगे आप लोग को मानना पड़ेगा। देयर इज़ नो फ्रीडम, आप लोग को कोई आज़ादी नहीं है। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंसी, आप लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, यानी उनके रहमो करम पे, ठीक है। वो चाहे आप लोग को मार दें, वो चाहे आप लोग की जायदाद ले लें, वो चाहे आप लोग से कुछ भी करवाएं, चाहे वो आप लोग को स्लेव्स बना के रखें, यानी नौकर बना के रखें, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, क्योंकि मोनार्की थी, बादशाहत थी। मोनार्की का मतलब होता है बादशाहत। इसी तरह अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी वो ये भी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन वगैरह, यानी लॉज वगैरह भी बनते हैं, यानी वहाँ पे इन शॉर्ट मैं बताऊँ, यानी वहाँ पे क्या है, वो भी है, हम कह सकते हैं कि यानी वहाँ पे कानून भी है और मोनार्की भी है। बादशाहत और कानून के जैसा भी मैंने बताया कि
मोनार्की बादशाहत सिर्फ क्या होती है कि बस आप लोग को कत्ल करें, कुछ भी करें, आप लोग नहीं, मतलब नहीं हो सकता। आप लोग के पास हक नहीं है कि आप लोग बोल सको कि मतलब मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के पास कानून की ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आइन और यानी कानून की ताकत, ठीक है। एक रूल्स बन जाते हैं ना, क्या किसी को किसी की जायदाद नहीं लेनी, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, ठीक है, इस तरह का। बहासा मलेशिया इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। बहासा जो है मलेशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे उर्दू है वहाँ पे बहासा है। अगर आप लोग को पता हो तो मैं इसमें अच्छा, द मिडल ईस्ट इज़ द नेम गिवन टू द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउदर्न यूरोप. Many of these countries have rich deposits of petroleum which are not only important to the people of this country but also to the rest of the world. मिडल ईस्ट किसने नाम रखा, क्यों रखा, तो ये साउथ वेस्ट एशिया की मुस्लिम कंट्रीज ने नाम रखा था, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका और साउथ ईस्टर्न यूरोप ने भी, ठीक है, मिलके। और ये जो कंट्रीज़ हैं ये इनमें पेट्रोल बेतहाशा है, द ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की रूल्ड ओवर द मिडल ईस्ट टिल 1918. अच्छा, यहाँ पे मैं हम लोग को बता दूँ, अर्तुगरुल बहुत चल रहा है, ठीक है, आजकल अर्तुगरुल बहुत चल रहा है। तो अर्तुगरुल कौन था, आप लोगों को पता है? अर्तुगरुल का बेटा कौन था? अर्तुगरुल का बेटा उस्मान, ठीक है। तो अगर कोई अर्तुगरुल देख रहा है तो अर्तुगरुल बहुत अच्छा है, ड्रामा आप लोग ज़रूर देखिए। और अगर कोई अर्तुगरुल देख रहा है तो उसके जो आखिर में आप लोग देखेंगे कि उसका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है उस्मान। हमारी लैंग्वेज में उस्मान होता है, वैसे कुछ लोग उसको ओथमान कहते हैं या फिर कुछ लोग उसको ऑटोमन कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से ये मतलब 3 नाम इसके हैं, या तो कोई उस्मान कहता है या ऑटोमन या कोई ओथमान, ठीक है। तो उसने जो है कॉन्कर किया था, यानी मतलब अपने कब्ज़ा कह लो या कुछ भी कह लो, हुकूमत की थी मिडल ईस्ट में 1918 तक, ठीक है। ऑटोमन कौन था? ऑटोमन अर्तुगरुल का बेटा था, ठीक है। When Turkey was defeated by the British in World War I, जब टर्की हारा गया ब्रिटिश ने जब उसको मतलब हराया, शिकस्त दी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में, जो कि 1918 तक रही, 1914 से लेकर 1918 तक रही, यानी 4 साल। द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज होप टू रीगेन देयर फ्रीडम, हाउएवर दिस डिडंट हैपन इन यूरोप. European nation decided that Syria should be given to the France, while the fertile valley of Palestine should be occupied by the Jews who had been expelled from there about 2000 years before. अच्छा, अब उसकी बात क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 1 की बात, कि मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने दोबारा से, यानी मिडल ईस्ट जब उन्होंने शिकस्त हरा दिया, ठीक है, शिकत दे दी, हरा दिया, ठीक है। और जो मतलब ब्रिटिश ने टर्की को और बाकी मिडल ईस्ट को हरा दिया, तो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ने दोबारा से अपने आप को उठाने की कोशिश की, ठीक है। और लेकिन ये इतना ज़्यादा हुआ नहीं, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ। एंड यूरोपियन नेशन डिसाइडेड दैट सीरिया शुड बी गिवन टू फ्रांस, और यूरोपियन नेशन ने डिसाइड किया कि जो सीरिया है, आप लोग देख रहे होंगे सीरिया फ़लस्तीन के जो हालात हैं, ठीक है, तो जो सीरिया है उन्होंने कहा इसको हम फ्रांस को दे देते हैं, ठीक है। वाइल द फर्टाइल वैली ऑफ फ़लस्तीन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द ज्यूज़, और जो फर्टाइल वैली है, यानी अभी फ़लस्तीन में क्यों हो रहे हैं इतने, फ़लस्तीन में हंगामे वगैरह क्यों हो रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम जो फ़लस्तीन की जो वैली है वो हम यहूदियों के हाथ में दे देते हैं, ठीक है, यानी जो इसराइल वगैरह, हु हैड बीन एक्सपायर्ड फ्राम देयर अबाउट 2000 ईयर बिफोर, जो कि 2000 ईयर बिफोर यानी 2000 साल पहले इनको यही वैली चाहिए थी, और अब दोबारा से इसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं, ठीक है। In 1947 AD, the United Nations passed a resolution to settle the Jews in this area, and Israel came into being the next year.
यूएन, जिसका मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन क्या है, जो कि सारे मतलब अगर कोई जंग वगैरह होती है तो यूनाइटेड नेशन बीच में आके जंग को रिजॉल्व करवाता है, या किसी के भी मतलब कोई भी कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है तो यूनाइटेड नेशन बीच में आके रिजॉल्व करवाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का ही हुक्म था। फ़र्ज़ करो यूनाइटेड नेशन एक बाप का किरदार अदा कर रहा है और सारे कंट्रीज़ क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो बाप जो कहेगा बच्चों को मानना पड़ेगा। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया, यानी एक कानून समझ लो पास कर दिया, और ये कहा कि ज्यूस यानी यहूदी जो हैं वो फ़लस्तीन में आएंगे और सेटल्ड हो जाएंगे। इट वॉज़ एन इंडिपेंडेंट ज्यूस स्टेट सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको कौन सपोर्ट कर रहा था? इसराइल को। और अभी तक कौन सपोर्ट कर रहा है? इस इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ़लस्तीन एंड इसराइल स्टार्टेड इन विच द फ़लस्तीन। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े और ये सब बहुत स्टार्ट हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है। अभी तक फ़लस्तीन में हंगामे होते हैं जो कि यहूदी यानी इसराइली कर रहे होते हैं, ठीक है। यूजुअली सपोर्टेड बाय द यूएसआर रशिया। और फ़लस्तीन को कौन सपोर्ट करता है? रशिया सपोर्ट करता है, यूएसएसआर, हु हैज़ एनिमी ऑफ यूएस। और यूएस से यानी अमेरिका और रशिया की नहीं बनती। अमेरिका और रशिया हमेशा लड़ते रहते हैं। इसराइल ऑल्सो वॉन्ट टू वार विद जॉर्डन एंड इजिप्ट इन 1956 एंड 1967, ठीक है। 1956 और 1967 में इसराइल को बिल्कुल सुकून नहीं है। इसराइल जो है हम वार मतलब उसको वार चाहिए मुस्लिम कंट्रीज से, ठीक है। तो जॉर्डन भी मुस्लिम है, इजिप्ट भी मुस्लिम है, उसको वार चाहिए थी 1956 और 1967 में मुस्लिम कंट्रीज से। तो 1979 में क्या हुआ? इजिप्ट ने जो है वो एक पीस ट्रीटी साइन कर दी इसराइल के साथ, ठीक है। लेकिन जो दूसरे अरब स्टेट थे उन्होंने स्ट्रगल करते रहे, ठीक है, फ़लस्तीन को आज़ाद करने के लिए। द स्ट्रगल ग्रू वीक आफ्टर 1990 व्हेन द यूएसएसआर ब्रोक अप, बट इट हैज़ वंस अगेन डेवलप्ड इनटू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द रिसेंट ईयर्स। अच्छा, ये थोड़ा बीच में जो है फ़लस्तीन के पास कोई नहीं था, क्योंकि यूएसएसआर यानी रशिया की जो फ़ौज है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रही, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो लेकिन अब दोबारा से पावरफुल होना शुरू हो गई है और ये डेवलप्ड हो रही है दोबारा। अगर आप लोग देखें तो ये दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, यानी ये दोबारा से तसादुम कह सकते हैं कि क्रिएट हो रहा है, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के जो हालात हैं बहुत ज़्यादा उरूज पे हैं, ठीक है। द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रांगली सपोर्ट्स द राइट ऑफ द पैलेस्टीन टू रिक्लेम देयर होमलैंड। और जो मुस्लिम वर्ल्ड्स हैं जो पाकिस्तान यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की और बहुत इजिप्ट और जॉर्डन और बहुत अलग अलग जो भी यानी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सब फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। देयर आर 3 अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, द सुएज़ कनाल, सुएज़ क्राइसिस अबाउट विच यू कैन रीड इन दिस चैप्टर। अच्छा, इसके बाद जो है आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ईरान इराक़ की वॉर पढ़ेंगे, ठीक है। ईरान इराक़ की वॉर यानी जंग क्यों ही, और जो कि स्टार्टेड ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द 2 कंट्रीज़ बट लास्टेड फॉर 8 ईयर्स। और 8 ईयर्स तक जो है वो जंग रही, ठीक है, और वो बॉर्डर्स पे होती रही। एंड द गल्फ वॉर विच स्टार्टेड आफ्टर इराक़ इन्वेडेड कुवैत एंड द इंटरनेशनल आर्मीज लेड बाय द यूएसए लैंडेड इन द रीजन टू स्टॉप द इराकी फोर्सेस। ये सब आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो इराक़ ने कुवैत पे कब्ज़ा किया, ठीक है। और जो इंटरनेशनल आर्मीज़ थी यानी जो यूएस से लाए थे उन्होंने इराक़ पे हमला किया, ठीक है। तो ये सारा ईरान इराक़ का चक्कर है जो कि हम इससे पढ़ेंगे कि ईरान और इराक़ की वार हुई, ठीक है। ईरान और इराक़ की जंग हुई, फिर इराक़ ने जो है वो कुवैत पे हमला कर दिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। और फिर जो दूसरी इंटरनेशनल आर्मीज़ थी यानी इनके अलग अलग फ़ौजें, इंटरनेशनल फ़ौजें, उन्होंने जो कि यूएस चलाते थे उन फ़ौजों को, ठीक है, तो उन्होंने इराक़ पे हमला करवाया। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग
दोनों लेक्चर बड़े गौर से सुनिए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनिए, बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, थैंक यू.